आज मैं आपसे शेयर करूंगी जापान का सबसे प्रसिद्ध अनसुलझा केस, सेतागाया मर्डर केस। यूं तो जापान पूरे विश्व में अपनी लो क्राइम रेट की वजह से जाना जाता है, मतलब कि वहाँ आपराधिक घटनाएं बहुत ही कम होती हैं और लोगों का खोया सामान भी जहाँ था वहीं पड़ा मिलता है। चोरी, डकैती, मर्डर जैसी घटनाएं वहाँ आम बात नहीं। इसलिए यह केस काफी सनसनीखेज था, जिसने जापान की जनता के साथ साथ पुलिस को भी चौंका दिया। यह केस भी उन पेचीदा केसेस में से है जिसमें कातिल ने क्राइम सीन पर भरपूर सुराग छोड़े पर आज तक पकड़ा नहीं गया। ये घटना है जापान के सेतागाया शहर के एक डिस्ट्रिक्ट कामिसोशिया की, जहां सन 2000 में मियाजावा फैमिली की बेरहमी से हत्या कर दी गई और हत्यारा आज तक फरार है। 31 दिसंबर 2000 को सुबह 10:40 पर 44 वर्षीय मिकियो मियाजावा, 41 वर्षीय यासुको मियाजावा और उनके बच्चे 8 वर्षीय नीना और 6 वर्षीय री के शव यासुको की मां हारुको द्वारा उनके घर पर मिले। मिकियो, यासुको और नीना की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि री की गला घोंटकर हत्या की गई थी। यासुको की मां, जो अपनी बेटी के पड़ोस वाले घर में ही रहती थी, को नए साल की पूर्व संध्या पर उनके शव मिले। 31 दिसंबर 2000 को फोन पर परिवार से संपर्क करने में असमर्थ होने के बाद, क्योंकि संभवतः कातिल ने टेलीफोन की लाइन काट दी थी, यासुको की मां हारुको उनसे मिलने के लिए आई, लेकिन घर पर कोई नहीं दिखा। उसने दरवाजे की घंटी बजाई और अपनी बेटी को बुलाया, फिर खुद के बने गए डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला, यह सोचकर कि वे बाहर गए होंगे और जल्द ही लौट आएंगे। जैसे ही वह अंदर गई, उसे पहली मंजिल पर सीढ़ियों के ठीक पास मिकियो का मृत शरीर पड़ा हुआ मिला और वह बहुत ही भयावह दृश्य था। मिकियो की लाश पर चाकू के कई घाव थे और वह खून से लथपथ था। व्याकुल विधवा ने अपनी बेटी और पोते पोतियों को बुलाने की जल्दी की, लेकिन पता चला कि वे भी मर चुके थे। वह सीढ़ियां चढ़ती रही और उसने अपनी मृत पोती को ढके हुए अपनी बेटी का शव पाया। री का शव बगल के शयन कक्ष में उसके बिस्तर पर पड़ा था। दूसरों से विपरीत उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी। आइए जानते हैं मियाजावा परिवार के बारे में। 4 लोगों का खुशहाल परिवार एक शांत सामान्य उपनगरीय परिवार था, जो टोक्यो के एक छोटे से शहर सेतागाया में रहता था। पिता मिकियो एक 44 वर्षीय व्यवसायी थे, जिन्होंने दुनिया भर के 19 शहरों में शाखाओं वाली लंदन स्थित अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और मार्केटिंग कंपनी इंटरब्रांड के लिए कॉर्पोरेट पहचान विकास में काम किया था। मिकियो घर से काम करता था और ग्राउंड फ्लोर पर स्टडी रूम में उसका होम ऑफिस यानी गृह कार्यालय था। 41 वर्षीय मां यासुको एक शिक्षिका थी, जिन्हें उनके छात्र, अभिभावक और उनके सहकर्मी बहुत पसंद करते थे। उनके 2 बच्चे थे, 8 साल की नीना और एक बेटा री, जो 6 साल का था। री को बोलने में दिक्कत होती थी, जिसके लिए उसका विशेष उपचार चल रहा था। सेतागाया एक सुंदर शांत उपनगर है, जिसमें काफी खुली जगह है। टोक्यो की घनी आबादी वाले शहर में यह दुर्लभ है। मियाजावा परिवार एक ड्यूप्लेक्स में रहता था, जो एक बड़ा घर है पर आधे में विभाजित हो गया था।
यासुको की माँ घर के दूसरे हिस्से में रहती थी। यह संपत्ति सोशिगाया पार्क के निकट था, जिसमें पैदल चलने के लिए रास्ते, खेल की पिच, बच्चों के लिए खेल का मैदान और एक विचित्र वृक्ष रेखा वाली नहर भी थी। जब मियाजावा परिवार 1991 में कामी सोशिगाया स्ट्रीट पर चला आया तो यह स्थान घरों से गुलजार था। आसपास 200 से अधिक आवासीय इमारतें बिखरी हुई थी। जल्द ही मियाजावा परिवार ने अपने अधिक से अधिक पड़ोसियों को खोना शुरू कर दिया, जिन्होंने अपनी जमीन शहर को बेच दी थी। टोक्यो के पास इस क्षेत्र के लिए पहले से ही योजनाएं थीं। पास की सोशिगाया पार्क का विस्तार करने के लिए वर्ष 2000 आते आते वहां केवल 4 घर बचे थे। उनके पीछे पार्क में पैदल चलने वाले यात्रियों की बढ़ती आवाजाही के कारण, जिसे टोक्यो डेवलप करने की योजना बना रहा था, मियाजावा परिवार उन अंतिम परिवारों में से एक था जिन्होंने वह घर पड़ोस छोड़ने की योजना बनाई। यह वर्ष 2000 का दिसंबर महीना था और बस कुछ ही महीनों में वे दूसरे इलाके में घर शिफ्ट करने वाले थे। दुर्भाग्य से उन्हें यह मौका नहीं मिल पाया। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तो घर को अस्त व्यस्त पाया। कई दस्तावेज इधर उधर बिखरे हुए थे और लिविंग रूम में सोफे पर सलवटों से लगा कि शायद उस पर कोई सोया था। मिकियो के शव के पीछे दराजों का एक संदूक था। प्रत्येक दराज बाहर निकला हुआ था और उनमें से कागज भी निकले हुए थे। दराजों में एक दराज गायब था और जांचकर्ताओं को वह बाथरूम में उसकी सारी सामग्री के साथ पड़ा मिला। बाथटब में उन्हें खून से सनी पट्टियां और कचरा भी मिला। पुलिस को मिकियो के स्टडी रूम में बड़ी मात्रा में नकदी मिली। 1,50,000 जापानी मुद्रा येन के साथ साथ 5 लाख येन के मूल्य की विदेशी मुद्रा भी मिली। घर से एकमात्र गायब वस्तु थी मिकियो की पुरानी जैकेट। क्योंकि हत्यारे ने अपने खून से सने कपड़े छोड़े थे, इसीलिए संभव है कि वह मिकियो की जैकेट पहनकर घटनास्थल से निकल गया हो। इस जैकेट के अलावा कुछ भी गायब नहीं था, जिसका मतलब था कि हत्याओं का मकसद डकैती नहीं हो सकती थी। पुलिस के अनुसार संभवतः मिकियो ने घर के ऊपर वाले हिस्से में कुछ हलचल सुनी और अपने बेटे को देखने गया। कातिल ने तब तक री की गला घोटकर हत्या कर दी थी। जब वह सीढ़ियों से ऊपर पहुंचा तो कातिल ने साशिमी चाकू से उस पर वार किया और सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया। अगली बारी यासुको और नीना की थी। हत्यारे ने उन्हें तीसरी मंजिल की छत वाले कमरे में पाया, जहां केवल एक ड्रॉप सीढ़ी का उपयोग करके ही पहुंचा जा सकता था। हत्यारे ने नीना और यासुको पर हमला किया, पर उसे एहसास हुआ कि मिकियो पर हमले के दौरान साशिमी चाकू की नोक टूट चुकी थी, इसलिए वो वहां से चला गया। यासुको को लगा कि शायद वह हत्यारा चला गया और इसलिए वे सीढ़ी से उतरकर लैंडिंग की ओर चले गए, जहां मिकियो पर हमला किया गया था। यासुको फर्स्ट एड किट ले आई और अपनी बेटी को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन हत्यारा रसोई में रखे चाकू के साथ वापस आया और उन्हें सीढ़ियों के शीर्ष पर पाया, जहां उसने दोनों को मार डाला। माँ और बेटी पर हत्यारे ने सबसे ज्यादा हिंसा दिखाई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट के मुताबिक मरणोपरांत भी हमलावर ने दोनों पर हिंसा जारी रखी। यासुको के घाव से यह स्पष्ट था कि उसने हमलावर को रोकने की पूरी कोशिश की। वो अपने शरीर को ढाल बनाकर अपनी बेटी को हमलावर से बचाने के लिए अंत तक संघर्ष करती रही, लेकिन उस वहशी ने मन बना लिया था कि वो काम खत्म करके ही जाएगा। रात के 1:18 पर उसने परिवार के कंप्यूटर पर लॉगिन किया और मिकियो के क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके
थिएटर टिकट खरीदने का प्रयास किया, लेकिन लेन देन पूरा नहीं किया क्योंकि उसे सभी सिक्योरिटी डिटेल्स पता नहीं थे। उसने उस कंपनी की वेबसाइट के ब्राउज़र बुकमार्क खोले जिसमें मिकियो नियुक्त था। साथ ही उस स्कूल की वेबसाइट भी खोली जहां यासुको काम करती थी। यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्या वो पूरी रात ऑनलाइन था या अगली सुबह उसने फिर से लॉग इन किया था, क्योंकि 31 दिसंबर की सुबह 10 बजे कंप्यूटर पर कुछ गतिविधि हुई थी। पुलिस मानती है कि इस संभावना को खारिज नहीं कर सकते कि जब यासुको की मां ने सुबह 10:40 पर जब घर में प्रवेश किया, तब अनजाने में वह कंप्यूटर से टकरा गई होगी, जिसकी वजह से कंप्यूटर उपयोग में था ऐसा टाइमिंग में दिखा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो संभावना है कि हत्यारा यासुको की मां के घर में प्रवेश करने से कुछ ही मिनट पहले घर से चला गया हो। जाते वक्त उसने हत्या में इस्तेमाल हुए दोनों साशिमी चाकू और रसोई का चाकू मेज पर छोड़ दिया। टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के रिपोर्ट के अनुसार हत्याओं के बाद हत्यारे ने घर की रसोई में जाकर आइसक्रीम की 4 छोटी कंटेनर्स खा गया और उसने जौ या बार्ली की चाय की कई बोतलें भी पीकर खत्म कर दी। फिर उसने रात के 1:18 पर परिवार का कंप्यूटर इस्तेमाल किया और इस बात का भी अंदेशा है कि उसने सोफे पर झपकी भी ली होगी। उसने घर में चीजें भी बिखरा दी और कुछ सामान और कागजात बाथटब में फेंक दिया। पुलिस और फोरेंसिक्स के मुताबिक हत्यारे ने घटनास्थल पर ढेर सारे सबूत छोड़े थे। टोक्यो पुलिस के अनुसार सबूतों में कपड़ों के निम्नलिखित सामान शामिल थे। एक ग्रे कलर की क्रशर या बाल्टी के आकार की टोपी। पीड़ितों में से कम एक के खून से सनी बेसबॉल शर्ट जो बैगनी आस्तीन के साथ सफेद थी। यह बेसबॉल शर्ट जापान में बेची गई केवल 130 शर्ट्स में से एक थी। एक सस्ता प्लेड स्कार्फ, एक जैकेट, खाली दस्ताने, 2 काले रुमाल, एक रुमाल के बीच छेद बना था और दूसरा रसोई के चाकू के चारों ओर लपेटा हुआ था जो हत्या में इस्तेमाल हुआ था। पुलिस का मानना है कि हत्यारे ने दूसरे रुमाल को अपने चेहरे पर बांधकर मुखौटे की तरह इस्तेमाल किया। उसके कटे हुए रुमाल पर लगे कोलोन की पहचान लोकप्रिय पुरुषों का कोलोन ड्रैकर नॉयर की खुशबू के रूप में की गई। इसके अलावा उसका एक काले रंग का फैनी पैक, जिसको कमर में बंधे हुए बटुए के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, भी पुलिस को मिला। घटना पर मिली पदचिन्हों के आधार पर हत्यारे ने दक्षिण कोरिया में निर्मित 11 नंबर साइज के रनिंग शूज पहने हुए थे। जापान में इस आकार का कोई जूता नहीं बेचा गया। पुलिस को हत्यारे के खून से लथपथ एक खुली फर्स्ट एड किट और सैनिटरी नैपकिन भी मिले। ऐसा माना जाता है कि उसने उनका उपयोग अपने घावों के इलाज के लिए किया था। पुलिस ने हत्यारे के बारे में विवरण देते हुए बताया कि वो लगभग 5 फीट 6 इंच लंबा था। उसकी फैनी पैक की कमर के नाप के आधार पर यह पता चला कि वो एक पतला व्यक्ति था। उसका रक्त प्रकार यानी ब्लड ग्रुप ए था और वो दाएं हाथ से काम करने वाला व्यक्ति था। उसकी उम्र 15 से 35 वर्ष के बीच थी और हमले से पहले उसने स्ट्रिंग बीन्स और तिल वाला भोजन खाया था। ऐसा उसके स्टूल सैंपल के आधार पर पता चला जब उसने टॉयलेट यूज करने के बाद फ्लश नहीं किया और अपने पीछे ये सबूत छोड़ दिया। डीएनए के सबूत से यह पता चला कि उसका पिता एशियाई और उसकी मां यूरोपीय मूल की थी और ऐसा जापानी लोगों की तुलना में कोरियाई और चीनी लोगों में ज्यादा आम था। जांचकर्ताओं को किसी भी जापानी ड्राइवर के लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य सरकारी दस्तावेजों पर
उसकी उंगलियों के निशान से मिलता कोई निशान नहीं मिला। उसके फैनी पैक में पाए गए रेत के कणों की उत्पत्ति दक्षिण पश्चिमी अमेरिका में हुई थी। वे इसे एक विशिष्ट स्थान तक ट्रेस करने में सक्षम थे। क्षेत्र था अमेरिका के नेवादा स्टेट में एडवर्ड्स वायुसेना बेस के आसपास का क्षेत्र। वहां टेप का एक रोल भी मिला था, जिसका उपयोग अक्सर स्केटबोर्डर्स अपने बोर्ड को ठीक करने के लिए करते थे। कातिल के फैनी पैक में जो रुमाल मिला, उसमें जिस फ्रेंच कोलोन ड्रैकरनोयर की खुशबू थी, वह स्केटबोर्डर्स के बीच काफी प्रचलित था। जिस तरह से उसने दरवाजे, दस्तावेज छोड़े और आइसक्रीम के कप फेंके, उसके विपरीत उसके कपड़े घटना स्थल पर बड़े करीने से तह लगाकर छोड़े गए थे। वहां दस्ताने थे, लेकिन उसने उनका उपयोग नहीं किया था, क्योंकि उसकी उंगलियों के निशान पूरे घर में पाए गए। वास्तव में फोरेंसिक तकनीशियन पूरे घर में पाए गए सबूतों से उंगलियों के निशान का एक पूरा सेट उठाने में सक्षम हो गए थे। उसके कपड़ों की जांच से पता चला कि वो कठोर पानी में धोए गए थे, जिसमें खनिज यानी मिनरल की मात्रा अधिक थी। जापान के शीतल पानी की तरह नहीं, दक्षिण कोरिया में इस तरह के पानी का प्रकार आम था। पुलिस ने कनागावा प्रांत में स्वेटर और चाकू की खरीद का पता लगाया। इनमें से केवल 130 स्वेटर ही बेचे गए थे, लेकिन पुलिस केवल 12 लोगों का ही पता लगा पाई। तो अगर स्वेटर जापान में खरीदा गया लेकिन कोरिया में धोया गया, तो शायद हत्यारा जापान में ही रहता था और हत्याओं से पहले कोरिया की यात्रा की थी। शायद स्वेटर कोरिया में बनाया गया और खरीदने के बाद से उसे जापान में धोया ही नहीं गया हो। उसके डीएनए ने जीन का एक विशेष अनुक्रम दिखाया, जो केवल चीनी, कोरियाई या जापानी मूल के किसी व्यक्ति में पाया जा सकता है। जांचकर्ताओं ने इस विचार का समर्थन किया कि हत्यारा एक विदेशी था। यह स्वीकार करना आसान था कि ऐसा क्रूर राक्षस आपका अपना नहीं हो सकता। जापान के स्पेशल सर्च डिवीजन यानी विशेष खोज प्रभाग ने दक्षिण कोरिया की पुलिस से संपर्क करने के लिए जांचकर्ताओं को कोरिया भेजा, लेकिन वे हत्यारे की पहचान करने में मदद नहीं कर सके। वर्षों तक जापानी पुलिस यह मानकर चलती रही कि हत्यारा कोरियाई था। वह पहली या दूसरी पीढ़ी का कोरियाई जापानी व्यक्ति भी हो सकता था। जांचकर्ता जापान के विभिन्न हिस्सों में एक मिश्रित नस्ल के व्यक्ति को खोजने के लिए निकले। कोरियाई प्रवासी समुदाय, राजनयिक समुदाय, शायद मात्र यूरोपीय कनेक्शन से कोई सुराग मिल सकता था, लेकिन हत्यारे के डीएनए या उंगलियों के निशान से मेल खाने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा मिल नहीं सका। हत्यारे के फैनी पैक में रेत मिलने के कारण पुलिस को यह भी शक हुआ कि हत्यारा शायद अमेरिकी सेना का कोई व्यक्ति भी हो सकता था। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिकी सेनाएं जापान में मौजूद हैं। क्या वह दूसरी पीढ़ी का कोई कोरियाई जापानी या चीनी अमेरिकी नागरिक हो सकता था? इन ढेर सारे सबूतों के बावजूद पुलिस यह पता नहीं लगा सकी कि हत्यारा कौन था। पुलिस का मानना है कि हत्यारा दूसरी मंजिल के बाथरूम से घर में घुसा और संभवतः उसी रास्ते से चला गया, क्योंकि उसकी खिड़की खुली थी और स्क्रीन हटा दी गई थी। री बगल के शयन कक्ष में सोया था। यही कारण है कि पुलिस को संदेह है कि उसे पहले मारा गया और दूसरों की तरह चाकू मारने के बजाय उसका गला घोट दिया गया। अप्रैल की शुरुआत में हत्याओं के लगभग 100 दिन बाद पुलिस को एक दिलचस्प चीज मिली। मूल रूप से एविडेंस के रूप में लाई गई उन्हें मियाजावा घर के 1 मील से भी कम दूरी पर एक छोटी बुद्ध की मूर्ति मिली थी। वह मूर्ति जीजो की छवि में थी, जो एक बौद्ध देवता है जो परलोक में बच्चों की रक्षा करता है। बौद्ध धर्म के पूर्वी एशियाई अवतारों में जीजो को उन बच्चों की रक्षा करने के लिए कहा जाता है जो अपने
माता पिता से पहले मर जाते हैं, उन्हें दानवों से बचाने के लिए, ताकि वो आत्माओं की दुनिया में आसानी से प्रवेश कर सके। पुलिस मूल रूप से इसे एविडेंस के रूप में लाई थी, यह सोचकर कि शायद हत्यारे ने इसे अपराध या पश्चाताप के संकेत के रूप में छोड़ा। यह मूर्ति पुलिस को अप्रैल 2001 में मिली थी। इस 2 फुट ऊंची बुद्ध की मूर्ति की तस्वीर लेकर उन्होंने 30,000 से अधिक पर्चे वितरित किए, जिनमें मूर्ति की तस्वीर थी, पर कोई भी सूचना देने नहीं आया। सेतागाया प्रांत में उस परिवार के घर के करीब एक खाड़ी के किनारे भले ही इस मूर्ति को वहां किसी ने भी रखा हो, यह मियाजावाओं के प्रति किए गए अपराधों की एक दुखद याद दिलाता है। इस मर्डर के संदिग्ध को कई लोगों ने घटना से पहले देखने का दावा किया था। किसी ने बताया कि उस एरिया में कुछ जानवरों को टॉर्चर किया गया था। 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन यासुको ने अपने ससुर को बताया कि उनके घर के सामने एक अजीब सी कार खड़ी थी। 2 दिन बाद 27 तारीख को एक व्यक्ति ने मियाजावा परिवार के घर के आसपास किसी संदिग्ध आदमी को घूमते देखा, जिसकी उम्र लगभग 40 साल थी। 29 दिसंबर को एक आदमी को स्केटर जैसी पोशाक में सेइजोगा कुएमाई स्टेशन पर देखा गया, जो मियाजावा परिवार के घर से कुछ दूरी पर था। उस विटनेस ने इस पोशाक को अजीब बताया क्योंकि वह ठंड के मौसम के अनुकूल नहीं था। उस व्यक्ति ने बहुत कम कपड़े पहने हुए थे। 29 तारीख को ही पुलिस इस संदिग्ध के हुलिये वाले व्यक्ति को उसी शॉपिंग क्षेत्र से एक साशिमी चाकू खरीदते हुए देखे जाने की खबर भी मिली थी। इतने वर्षों में भी इस घटना का कोई मकसद या मोटिव पुलिस को समझ नहीं आया, क्योंकि घर से डकैती नहीं हुई, ना पैसे गायब हुए, ना ही कोई बदले की भावना ही स्थापित हुई। कुछ ने सुझाया कि शायद ये कोई गुस्सैल स्केटबोर्डर होगा, जिससे मिकियो मियाजावा का झगड़ा हुआ होगा घर के पास शोर मचाने को लेकर। पर क्या कोई इस मामूली सी बात पर इतना जघन्य अपराध कर सकता था? इन सब कयासों के बावजूद कोई ठोस वजह सामने निकल कर नहीं आई। जापान ने केवल सन 2010 में हत्या के लिए अपनी स्टैच्यू ऑफ लिमिटेशन की सीमाओं के कानून को समाप्त कर दिया, नहीं तो मियाजावा परिवार का हत्यारा पकड़े जाने पर भी कोर्ट ट्रायल से बच जाता। जिस घर में मियाजावा परिवार को मार दिया गया था, वो अब भी खड़ा है। 3 साल पहले यासुको की बड़ी बहन ने पत्रकारों के लिए घर खोला था। उस दौरान घर का एक टूर वीडियो बनाया गया था। उस वीडियो में परिवार के सामानों से भरे दर्जनों बॉक्सेस देखे जा सकते हैं, जिन्हें पुलिस ने पीड़ितों के परिवार को लौटा दिया था। मियाजावा के कुछ फर्नीचर अभी भी अवशेष हैं और एक दीवार पर पेंसिल से लिखी रेखाएं बच्चों के विकास का दस्तावेज हैं। फूलों से घिरी उनके नाम की एक गोल नेम प्लेट सामने दरवाजे के बाहर दीवार पर लटकी हुई है। इस मामले में अब तक लगभग 2,80,000 अधिकारी शामिल हुए हैं और पुलिस को जनता से 16,000 से अधिक जानकारी प्राप्त हुई है। फिर भी हत्यारा पकड़ से बाहर है। आज भी 40 अधिकारी इस केस पर काम कर रहे हैं, केस फाइल्स को फिर से पढ़ रहे हैं, गवाहों का फिर से इंटरव्यू कर रहे हैं। वे अक्सर मियाजावा के घर के पास रेलवे स्टेशनों का दौरा करते हैं, हत्यारे के कपड़ों और उपस्थिति के बारे में जानकारी के साथ पर्चे बांटते हैं। उम्मीद है कि कोई नई जानकारी लेकर सामने आएगा। हत्यारे या हत्यारों की जानकारी देने के लिए 20 मिलियन येन का इनाम है। हर साल पुलिस अधिकारी परिवार को सम्मान देने के लिए मियाजावा के घर पर इकट्ठा होते हैं और वादा करते हैं कि वे परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश में कभी हार नहीं मानेंगे।
घर खाली है, अस्त व्यस्त है और मियाजावा परिवार का मकबरा बन गया है। हाल ही के वर्षों में स्थानीय परिषद इमारत को तोड़ना चाहती थी, लेकिन परिवार ने इसकी अनुमति नहीं दी। एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि केस सुलझने तक विभाग कभी हार नहीं मानेगा। हमें उम्मीद है कि जापानी पुलिस इस कातिल का पता लगाएगी ताकि मियाजावा परिवार को इंसाफ मिले और उनकी आत्मा को शांति प्राप्त हो। दोस्तों, इस चैनल पर शेयर की हुई स्टोरीज और मेरी स्टोरी टेलिंग का अंदाज आपको कैसा लगता है, प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे मेरा हौसला और बढ़ेगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली कहानी पर।